अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आपके। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ फुल इन्फिनेटिव। तो ये भी वर्ब की एक फॉर्म होती है। जब वर्ब का हमने टॉपिक शुरू किया था तो हमने पढ़ा था कि वर्ब की टोटल 6 फॉर्म्स होती हैं। तो उनमें एक जो थी वो क्या थी जी, इसकी फुल इन्फिनेटिव फॉर्म थी, जिसमें टू के बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब की फुल इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। तो अब फुल इन्फिनेटिव वर्ब की फॉर्म जो है, अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है या कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम वर्ब की फुल इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करते हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारे पास है वर्ब यूज होता है हमारे पास विश, विश टू। इसी तरह यूज होता है वांट टू, और इसी तरह यूज होता है डिसाइड टू, इंटेंट टू, और लाइक टू। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स की फॉर्म है कि जिनके बाद अगर हम वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फुल इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं जी। जी, अब मैंने इस सेंटेंस में विच का वर्ब यूज किया है, तो विच के बाद मैंने क्या लिखा है, टू के बाद गो। तो मतलब जहां पर भी ये आएंगे, ये वर्ब की ये फॉर्म्स आएंगी, तो उसके बाद आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, मतलब वो फुल इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है। तो ये इंग्लिश के अंदर एक रूल समझा जाता है कि जहां पर भी टू आता है उसके बाद हमेशा आंखें बंद करके हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगा देते हैं। तो मतलब जहां पर भी टू आता है उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लिखते। और ये रूल समझा जाता है कि जहां पर भी टू आता है उसके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। तो वर्ब के जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, देयर इज एन एक्सेप्शन इन एवरी रूल ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के हर रूल के अंदर क्या है जी, कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन होती है। तो अब जो फुल इन्फिनेटिव का रूल है, मतलब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या नहीं आती, तो इसमें भी बेटा क्या है जी, हमारे पास एक एक्सेप्शन है। तो होता बेसिकली ये है कि टू जो है इसको हम क्या है जी, प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं। टू को हम प्रेपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, और ये प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन या प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के तौर पर यूज की जाती है। लेकिन बेटा हमारे पास कुछ होते हैं फ्रेजेस, जिनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, अब फ्रेजल से जाहिर है कि ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें क्या होते हैं जी, दो या दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं, और उसमें वर्ब क्या नाम लेते हैं, नहीं होता। लेकिन फ्रेजल वर्ब एक ऐसा फ्रेज होता है जिसके अंदर वर्ब इसका एसेंशियल पार्ट होता है। मतलब जैसे ये मैंने लिख दिया लुक, अब ये क्या है जी, वर्ब है। तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन या वर्ब के साथ एडवर्ब या वर्ब के साथ प्रेपोजिशन और एडवर्ब, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, फ्रेजल वर्ब बनाती हैं। और इनका एक इडियोमैटिक मीनिंग होता है, इनका सर्टेन मीनिंग होता है, और उनके साथ सर्टेन होता है कि इनके साथ ये वाली प्रेपोजिशन ही इस्तेमाल होगी या ये वाला एडवर्ब भी इस्तेमाल होगा, और उसके अलावा कोई और प्रेपोजिशन या एडवर्ब उनके साथ नहीं आती। जैसे लुक के साथ अगर हम इनटू लिख दें, तो इनटू इधर हमारे पास क्या है जी, प्रपोजिशन है, और लुक के साथ इनटू लिख दिया, तो ये एक हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है जी, जिसका मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना। ठीक है। इसी तरह लुक के साथ अगर हम एट लिख दें, तो एट भी हमारे पास क्या एक प्रपोजिशन है, और ये भी क्या बन जाता है जी, फ्रेजल वर्ब बन जाता है।
और मैंने आपको क्या बताया कि अब वर्ब के साथ एडवर्ब आता है या प्रपोजिशन आती है या एडवर्ब और प्रपोजिशन दोनों आते हैं तो ये मिलकर क्या बन जाता है, फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अब लुक को ही मैं लेता हूं, लुक के साथ मैं लगा देता हूं जी डाउन। अब बेटा एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है और इधर लुक के साथ डाउन यूज हुआ है तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी के साथ मैं लिख देता हूं जी अपॉन। अब जो लुक के साथ मैंने लिखा था डाउन, ये क्या था, एडवर्ब, और इसके साथ मैंने जो अपॉन लिखा है ये क्या है, प्रपोजिशन है। मतलब जो हमारे पास क्या होता है जी, फ्रेजल वर्ब होता है, उसमें वर्ब के साथ जो है वो एडवर्ब और प्रपोजिशन ये दोनों भी यूज होती हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। और वर्ब के साथ अकेला एडवर्ब भी यूज हो सकता है और अकेली प्रपोजिशन भी यूज हो सकती है और ये मिलकर क्या बना सकते हैं जी, एक फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारा मकसद इस चीज को समझना था कि फ्रेजल वर्ब इंग्लिश के अंदर सर्टन होते हैं। मतलब लुक के साथ इनटू आया है तो इसके साथ इनटू ही आना है, अगर लुक के साथ एट आया तो इसके साथ एट ही आना है, तो इसका ये सर्टन मीनिंग होगा। अगर लुक के साथ डाउन अपॉन आया है तो इसके साथ लुक डाउन अपॉन होगा तो इसका ये सर्टन मीनिंग बनेगा, अदरवाइज ये मीनिंग नहीं बनेगा। तो इसी तरह जब किसी वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन उसका सर्टन मीनिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है तो चंद एक हमारे पास इंग्लिश में फ्रेजेस हैं बेटा, जैसे कि मैंने एक ऊपर सेंटेंस लिखा है इधर, he is looking forward to getting the job। अब ये MD-CAT 2016 का क्वेश्चन है, ये MD-CAT 2016 का क्वेश्चन है। he is looking forward to getting the job। अब पहले हमने क्या पढ़े थे, सर्टन वर्ब्स पढ़े थे कि जिनके साथ अगर ये आते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, फुल इंफिनिटिव आता है, मतलब इनके बाद टू आएगा, टू के बाद क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने नीचे पढ़ा है इधर के वर्ब के साथ सर्टन प्रपोजिशंस यूज होती हैं और उनका सर्टन मीनिंग होता है, उनके अलावा कोई और प्रपोजिशन नहीं आ सकती, तो वो क्या होते हैं जी, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग द जॉब, और ये MD-CAT 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास है जी, एक गेट की है और एक गेटिंग की। तो बेटा अगर टू के बाद हम जो एक ब्लाइंड रूल फॉलो करते हैं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, तो उसके हिसाब से तो इधर क्या गेट ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयर इज एन एक्सेप्शन इन एवरी रूल ऑफ इंग्लिश, तो उसके हिसाब से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि वर्ब्स होते हैं उनके साथ सर्टन जो है हमारे पास प्रपोजिशन यूज होती हैं। अब लुक फॉरवर्ड एक ऐसा फ्रेज है हमारे पास, एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसके साथ हमेशा टू आता है, जिसके साथ क्या आता है जी, हमेशा टू आता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि सर्टन हमारे पास फ्रेजेस हैं जो कि मैंने इधर लिख दिए हैं, जैसे कि अक्यूस्टम्ड टू है, एडिक्टेड टू है, यूज्ड टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, विद अ व्यू टू है। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या है जी, फ्रेजल वर्ब्स हैं और इनके साथ ही कंपल्सरी है कि टू की प्रपोजिशन आनी ही आनी है। और जब फ्रेजल वर्ब्स के साथ टू यूज होता है तो वो उनके साथ क्या होता है, मैंडेटरी होता है, उसके अलावा उनका जो सर्टन मीनिंग होता है वो कन्वे नहीं होता। ठीक है, तो जब वो ऐसे फ्रेजेस हमारे पास होते हैं जिनके साथ टू लगा होता है तो उनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते, उनके साथ हम क्या करते हैं जी, ING वाली फॉर्म यूज करते हैं। ING वाली मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। जी, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा हम जब एक्सेप्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो यूज टू है इसमें भी हमारे पास क्या थी, एक्सेप्शन थी। यूज टू में हमारे पास क्या थी, एक्सेप्शन थी कि यूज टू से पहले या तो बी की कोई फॉर्म आती है, बी की फॉर्म क्या, इज, एम, आर, वाज या वर। जब यूज टू को सेंटेंस में यूज किया जाता है तो इससे पहले या तो बी की फॉर्म आती है या बी की फॉर्म नहीं आती।
तो जब बेटा इससे पहले बी की फॉर्म आती है तो तब इसका और रूल है, और जब बी की फॉर्म नहीं आती तो तब इसका और रूल है। वो क्या रूल था हमने पढ़ा था? अब बेटा मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक है आई एम यूज्ड टू टीचिंग और एक है आई यूज्ड टू टीच। अब इधर यूज्ड टू से पहले क्या है, बी की फॉर्म लगी हुई है एम, और इधर यूज्ड टू से पहले बी की कोई फॉर्म नहीं लगी। तो अगर यूज्ड टू से पहले बी की कोई फॉर्म आती है तो फिर हम क्या लिखते हैं, यूज्ड टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। अगर यूज्ड टू से पहले बी की कोई फॉर्म नहीं आती, जैसा कि इधर नहीं है, तो फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यूज टू में इन पांचों जो हमारे पास 5 फ्रेजेस हैं, इनमें यूज टू में हमारे पास एक्सेप्शन है कि अगर बी की फॉर्म से पहले आती है तो हम आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं, अगर बी की फॉर्म नहीं आती तो फिर हम क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। बाकी तमाम के तमाम फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके बाद हम क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं। ठीक है जी, इनको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।